Yes, my dear students, very good morning to all of you in your biome, academic and spiritual science classes. Dear students, आज इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पादप वृद्धि एवं परिवर्धन में परिवर्धन की बहुत सारी बातें तो कल हो गई थी। इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ पॉइंट्स परिवर्धन में रह गए थे, उसको देख लीजिए, तब हम लोग आगे फिर देखते हैं। तो परिवर्धन में एक कंडीशन आती है प्लास्टिसिटी की। प्लास्टिसिटी की क्या कंडीशन है परिवर्धन के क्षेत्र में? तो बेटा ध्यान रखो, यहाँ पे दिया है कि कुछ पौधों द्वारा, सभी नहीं, कुछ पौधों द्वारा एक ही जीवन काल में, माने अपने ही कुछ पौधे अपने ही जीवन काल में पर्यावरण के प्रभाव के कारण विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक संरचना का गठन क्षमता क्या करते हैं, गठन की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो भिन्न आकार को ग्रहण कर लेते हैं। इस क्षमता को ही प्लास्टिसिटी कहते हैं। एक तरफ फिर देख लीजिए, कुछ पौधों द्वारा एक ही जीवन काल में पर्यावरणीय प्रभाव के कारण विभिन्न प्रकार की संरचना गठन की क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, और प्लास्टिसिटी इस क्षमता का ही उदाहरण है विषम पर्णता। विषम पर्णता माने पत्ती का भिन्न आकार, भिन्न संरचना में परिवर्तित हो जाना। तो यह कुछ पौधों में कौन कौन से पौधे हैं? कुछ पौधों में कपास का पौधा है, धनिया है, और लार्कस्पर, जिसको डेल्फिनियम भी बोलते हैं, इसका पौधा है। वस्तुतः यह इसका आवास स्थलीय होता है, स्थल पर रहता है, और वायुमंडलीय प्रभाव के कारण ये पहले क्या होता है, जब शैशवावस्था में होता है तब उसकी पत्ती का आकार लगभग ऐसा होता है, लेकिन जब वो प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करता है तो वो डेवलप करके इस रूप में प्रकट हो जाता है। यानी एक ही जीवन काल में दो पत्ती की दो संरचनाओं को ग्रहण करना ही विषम पर्णता कहलाती है, और इस क्षमता को प्लास्टिसिटी कहते हैं। दूसरा उदाहरण है वो बटरकप, जो जली पौधा है। जली पौधे की भी जो प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी स्थलीय अवस्था क्या होती है, वो ऐसा होता है, लेकिन जल में रहने के कारण जो है वो क्या हो जाता है, वो इस प्रकार से अपने को अनुकूलित कर लेता है। अपनी पत्तियां उसकी क्या होती है, कटी फटी हो जाती है, फाइब्रस हो जाती हैं, रेशेदार हो जाती हैं। तो यह क्षमता प्लास्टिसिटी कहलाती है, और इस प्लास्टिसिटी का उदाहरण विषम पर्णता है, हेट्रोफिली या विषम पर्णता होती है। ठीक, तो यहां पर जाकर के इस चैप्टर में परिवर्धन से रिलेटेड जितनी बातें थी वो फिनिश हो गई। अब बात आई कि जो वृद्धि है, जिसके बारे में अभी हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में काफी कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए। अब उसके आगे का जो पॉइंट है वो ये है कि मापन का प्रारूप, यानी व्हाट इज द पैरामीटर टू मेजर द ग्रोथ। वृद्धि के मापन का क्या क्या पैरामीटर है, वृद्धि को हम किन किन रूपों में माप सकते हैं। क्यों भाई, इसकी क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि जब प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है तो प्रोटोप्लाज्मिक सेल अपने आप में इतनी छोटी होती है, और उसमें प्रोटोप्लाज्म को मेजर करना ये बहुत ही क्या होता है, ट्रबलसम, यानी बहुत ही दुर्लभ प्रकार का कार्य है। यह इजिली संभव नहीं है, या अदरवाइज भी संभव नहीं है। इसलिए वैज्ञानिकों ने जो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है उसके मापन के जो है ये इतने मानक निर्धारित किए हैं। यानी हम वृद्धि को इन दशाओं में, इन रूपों में माप सकते हैं। इसमें से क्या है, द्रव भार या गीला भार। तो गीला भार क्या होता है, जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य में जो पानी का अंश है, पानी के अंश के साथ ही जीव द्रव्य को जो है वजन कर लीजिए, उसका कुछ न कुछ जो भार आता है वो द्रव भार होगा। शुष्क भार क्या होता है, जीव द्रव्य में से उसको गर्म करके वाष्पित करके उसके जीव द्रव्य में जो पानी का अंश है उसको निकाल दीजिए। निकालने के बाद अब जो भार बचता है वो उसका शुष्क भार कहलाता है। लंबाई को हम इजिली नाप सकते हैं, जैसे परागनलिका की लंबाई, अंकुरित होते हुए परागनलिका की लंबाई को हम माप करके उसमें होने वाली वृद्धि का मापन कर सकते हैं। क्षेत्रफल, कुछ चीजें होती हैं जिसके एरिया को मेजर करके हम नाप सकते हैं। अब यहाँ एक एग्जांपल है तरबूज। तरबूज क्या होता है, तरबूज की कोशिका जो बन जाती है, बनने के बाद वो यंग कंडीशन में लगभग 3,50,000 गुना वो बड़ी होती है, अपने को बड़ी कर लेती है। और आयतन
यानी अगर लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, तो तीनों का गुणा करके उसके आयतन के रूप में भी हम वृद्धि का मापन कर सकते हैं। और लास्ट की पॉइंट है, कोशिकाओं की संख्या को गिन करके भी हम वृद्धि का मापन कर सकते हैं, क्योंकि परिभाषा में संख्या वृद्धि भी वृद्धि मानी जाती है, संख्या में बढ़त भी वृद्धि मानी जाती है। तो कोश की संख्या का अगर देखें तो यहाँ एग्जाम्पल आता है कि मक्के की जड़ जो है वो क्या होती है, 1 घंटे में 1,75,000 बार जो है, या 17,500, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 17,500 या 1,75,000 बार क्या होती है, वो 17,500 टाइम ही है, 17,500 बार क्या होती है, वो 1 घंटे में इतनी कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है, यानी प्रति घंटे उसमें कोश की संख्या वृद्धि की दर यह होती है। अब अगला पॉइंट क्या आता है वृद्धि में, वृद्धि में अगला पॉइंट आता है कि वृद्धि की कौन कौन सी प्रावस्थाएं हैं, यानी कौन कौन से स्टेजेस हैं, कौन कौन से स्टेप हैं। तो पहला स्टेप है विभज्योत की प्रावस्था। वृद्धि की पहली अवस्था होती है, वृद्धि करने से पहले कोई भी कोशिका विभज्योत की अवस्था में पहुंचती है। तो जब विभज्योत की अवस्था में पहुंचती है तो उसमें क्या होता है, ऐसी कोशिकाओं में जीव द्रव्य की प्रचुरता होती है, यानी जीव द्रव्य ऐसी कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में होता है, केंद्रक बड़ा होता है और उसमें पर्याप्त प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा एक्चुअली क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा जो है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पदार्थों को आने जाने के लिए ये क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन होते हैं, ट्यूबुलर मेम्ब्रेन होते हैं। तो इसकी संख्या क्या होती है, यह विभज्योत की कोशिकाओं में अधिकतम होती है। और दूसरी चीज क्या होती है, कोशिका भित्ति पतली होती है। तो विभज्योत की ऊतक की ये सारी डिफिनीशन है। अगर हाईएस्ट कक्षा 9 का अगर आपको विभज्योत की ऊतक का लक्षण याद हो तो आपको याद करना चाहिए, वहां पे आपको क्या लिखा था, वेनिड वी वैक्यूल्स अब्सेंट होते हैं, आई इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होता है, एन न्यूक्लियस डार्क और लार्ज होता है, फिर आई सेल जो है आइसोडायमेट्रिक होती है, एंड डी फॉर डिविजिबल होती है, हमेशा डिवाइडिंग होती है, कोशिका में विभाजन हो रहा होता है। ये विभज्योत की ऊतक की जो है वो लक्षण हुए। इसके बाद विभज्योत की अवस्था के बाद फिर दीर्घीकरण की अवस्था आती है। इसमें क्या होता है, रिक्तिकाओं का निर्माण होता है और कोशिका जो है जल का अवशोषण करके क्या करती है, उसकी स्फीत होती है और उसके बाद उसका जो है डायमीटर बढ़ता है। ठीक है, उसका डायमीटर बढ़ता है, उसका जो है वो दीर्घ हो जाती है, तन करके लंबी हो जाती है। और कोशिका भित्ति पर कुछ नए पदार्थों जैसे लिग्निन, पेक्टिन इत्यादि, सुवेरिन इत्यादि क्या होता है, थिकनिंग होती है, जमाव होता है। ये दीर्घीकरण अवस्था में होता है। और लास्ट की अवस्था है परिपक्वन। जब कोशिका अपनी वृद्धि के परिपक्वन अवस्था में होती है तो इस अवस्था में उसकी अधिकतम आकार की वृद्धि होती है, जीव द्रव्य में मॉडिफिकेशन परिवर्तन होता है और नए ऊतकों का निर्माण होता है। यह परिपक्वन अवस्था की बातें हुई। अब इसके बाद पॉइंट आता है कि वृद्धि के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं, यानी वृद्धि के लिए दशाएं, व्हाट कंडीशंस आर नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ ए प्लांट सेल। किसी पौधे की कोशिकाओं की वृद्धि के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है जल या पानी। पानी क्या करता है, पानी अंतःपराशरण द्वारा कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है, इसके बाद वो स्फीत होती है, टर्गिड होती है, तब उसके आकार की वृद्धि होती है। ठीक है, दूसरी आवश्यकता क्या है, पहली आवश्यकता यह हो गई जल की, दूसरी आवश्यकता हो गई एंजाइम। एंजाइमों की अभिक्रिया के हेतु माध्यम प्रदान करने के लिए पानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि एंजाइम पानी वाटर मीडियम में ही क्या करते हैं, एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं। और पादप परिवर्धन में भी जल की आवश्यकता होती है। तो ये तीन आवश्यकताएं जल की जो है ये तीन आवश्यकताएं होती है वृद्धि के लिए। पानी ये जो है तीन तरह से पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। इसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या होता है, जो पौधे भोजन लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस द्वारा जो भोजन बनाते हैं, वो भोजन क्या होता है, उसके उपापचय के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसके लिए पौधे रेस्पिरेशन की क्रिया करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। पोषक
जीव द्रव्य पोषक क्या होता है? पोषक के द्वारा जीव द्रव्य की वृद्धि हेतु आवश्यक होता है। पोषक जो है जीव द्रव्य की वृद्धि हेतु आवश्यक होता है। तापक्रम, यस, तापक्रम भी वृद्धि के लिए परम आवश्यक कारणों में से एक है, और वो होता है यदि अनुकूलतम ताप अर्थात 25 डिग्री के सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही पौधे अनुकूल रूप से वृद्धि करते हैं और इससे कम अथवा अधिक होने पर इनकी वृद्धि प्रभावित होती है ऋणात्मक रूप से, अर्थात वृद्धि घट जाती है, वृद्धि की दर घट जाती है, वृद्धि नहीं वापस होती क्योंकि वो इरिवर्सिबल होती है, उसकी केवल रेट जो है डाउन हो जाएगा। कुछ सूक्ष्म पोषक जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जिंक और आयरन, इसके अलावा और भी हैं, ये मुख्य रूप से क्या करते हैं? जीव द्रव्य की वृद्धि हेतु आवश्यक होते हैं। प्रकाश, प्रकाश बहुत आवश्यक है क्योंकि प्रकाश के कारण ही प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा तो पौधे को पोषण मिलेगा, पोषण मिलेगा तो पौधा क्या करेगा? उसकी प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगी, उसके आकार में, साइज में, डायमीटर में और जो है एरिया में विकास होगा, तो बढ़त होगी, जिसको हम वृद्धि के रूप में मापते हैं। अगला पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण। हाँ बेटा, गुरुत्वाकर्षण हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्व के अनुवर्तन में वृद्धि करना या प्रत्यानुवर्तन में वृद्धि करना। तो आप जानिए, ग्रेविटेशन जो प्लांट का जो सूट होता है वायवी भाग, उसमें क्या होता है? उसमें धनात्मक प्रकाशानुवर्तन की क्रिया पाई जाती है, अर्थात वह प्रकाश की तरफ ही गति करता है, और जड़ों में जो भूमिगत होते हैं उसमें ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन की प्रक्रिया पाई जाती है या प्रकृति पाई जाती है, अर्थात वो प्रकाश से दूर भागते हैं, प्रकाश के विपरीत दिशा में वो वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार से यह वृद्धि के लिए आवश्यक दशाएं हो गई, वृद्धि का मापन का प्रारूप क्या हो गया, वृद्धि की प्रावस्थाएं क्या हो गई, ये सब, और ये विषमपणता या प्लास्टिसिटी हम लोग पढ़ लिए। बेटा अब इस चैप्टर में केवल रह गया है वृद्धि संख्यात्मक, संख्यात्मक वृद्धि के आधार पर वृद्धि के क्या प्रकार हैं, यानी संख्या वृद्धि के आधार पर वृद्धि कितने प्रकार की होती है। तो हम लोग अगले लेक्चर में इस पर पढ़ेंगे। ये दो प्रकार की होती है, एक अंकगणितीय वृद्धि होती है और एक ज्यामितीय वृद्धि होती है। एक अर्थमेटिक ग्रोथ होता है, एक जियोमेट्रिक ग्रोथ होता है, जिसको हम लोग अगले लेसन में, अगले लेक्चर में जो है देखेंगे, और साथ ही साथ ग्राफिकल इसका जो है वो कंपैरिजन भी करेंगे, तुलना भी करके इसका अध्ययन करेंगे। यस डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी थैंक्स फॉर टुडे। प्लीज हैव स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पोस्ट एंड also write down your notes to be perfect. Thank you.